Hi everyone, this is Monica Khurana. Welcome to Monica Khurana's Academy channel, 15-minute revision with Monica ma'am. So I got this wonderful mind map from internet and I thought I must share with all of you. और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही छोटे माइंड मैप के अंदर आपने चैप्टर 1 देखा होगा इंडियन इकोनॉमी का, मैंने बोर्ड पे आप लोगों को क्लियर किया. सो उसमें जितना टाइम लगता है दिस इज वंडरफुली ड्रॉन और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका. एंड बहुत ही कम समय के अंदर आपको चैप्टर 2 डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस 1947 टू 1990 वो इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है. तो एक छोटा सा क्विक रिकैप जहां पर आप मेरे साथ पहले एक क्विक रिकैप लेंगे, देन सेकंड वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी और उस सेकंड वीडियो की क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपको एक गूगल फॉर्म में टेस्ट मिलेगा. उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स. और प्लीज डू एनकरेज अस, हाउ आर यू फाइंडिंग इट. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. सो लेट्स स्टार्ट. अब तक आपने चैप्टर 1 में रीड किया था इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, राइट. सो वहां आपने देखा इंडिया की क्या बेसिक कंडीशन थी. सो 1947 में जब हम लोग फ्री हुए तो एक मेजर कंडीशन थी सबसे पहले कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए. अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ अ सिस्टम टू सॉल्व 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. तो उसके लिए एक इकोनॉमी का सेटअप देना पड़ता है. और 3 टाइप्स का इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसमें आपके मींस ऑफ प्रोडक्शन सब प्राइवेट पीपल के हैंड में होते हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है. एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर मेजर डिसीजन होता है. एग्जाम्पल यहाँ मेंशन है क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, चाइना एटसेट्रा. चाइना में अब चेंज भी होने को है. और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको यूएस दिखेगा एंड लाइक जर्मनी एटसेट्रा. मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में है और इंडिया ने ही सोचा. फ्रांस, यूके, इंडिया, आपको सब तरफ ये इकोनॉमी मैक्सिमम, यूरोप के मैक्सिमम पार्ट में भी आपको मिक्स्ड इकोनॉमी मिलेगी जहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ एग्जिस्ट करता है. इंडिया की खासियत ये थी कि the then prime minister decided to have mixed economy but with strong socialist sector. So basically हम यहाँ पर 3 इकोनॉमीज के डिफरेंस पढ़ते हैं. इंडिया की कौन सी इकोनॉमी डिसाइड हुई, मिक्स्ड इकोनॉमी डिसाइड हुई, राइट. उसके बाद मेजर डिसीजन था कि प्लान्स का फर्क आना, राइट. प्लान्स क्या रखे जाएं, तो लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं. लॉन्ग टर्म आप जानते हैं 20 इयर्स के लिए जिनका बेस बनते हैं 5-year प्लान्स, एंड शॉर्ट टर्म तो होते हैं जो एनुअल प्लान्स होते हैं. सो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड डिटेल प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ये सब की गई. आई विल सजेस्ट यू कि आप एनसीईआरटी जरूर देखें. उसके बॉक्सेस में जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितनी भी केस स्टडीज हैं उन सबको इग्नोर बिल्कुल ना करें. उसमें बहुत क्लियरली लिखा है जैसे कि कहाँ से हमें प्लानिंग का हमें ये आइडिया जो आया, या पाइनियर कौन था, तो सोवियत यूनियन था. आपको उस बुक में से ये मालूम होगा. सो बॉक्सेस की रीडिंग जरूर करें. सो 5-year प्लान्स, प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुआ था 1950 में, एंड आफ्टर दैट उसको चेंज किया गया. नीति आयोग 2014 में गवर्नमेंट चेंज होते ही 2015 फेब से वो इम्प्लीमेंट हुआ. और गोल्स किसी भी प्लान को बनाने के लिए मेजरली जो आपके गोल्स हैं दैट इज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. जहां इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, इक्वालिटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस यही है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में आप एज पर द नीड हेल्प करते हैं, इक्वालिटी में आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं. तो दैट इज नॉट फेयर इन मेनी केसेस. सेल्फ रिलायंस आप जानते ही थे कि ब्रिटिश एंटर्ड इनटू आवर इंडिया एज ट्रेडर्स, और उनके डुअल मोटिव्स क्या थे हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किए. लेकिन सेल्फ रिलायंस को इसीलिए मेजर मोटिव रखा गया सो दैट वी कैन नॉट फॉल फॉर अगेन दीज इविल प्रैक्टिसेस, और हम दोबारा से ट्रैप ना हो जाएं, राइट. ग्रोथ एक मेजर कॉन्सेप्ट है. हर पॉलिसी, हर प्लान के पीछे इनमें से आपके जो
पॉइंट्स हैं वो जरूर कवर होने चाहिए, कोई ना कोई गोल जरूर ध्यान रखा जाता है। तो इन चारों गोल्स को, इन 4 गोल्स को किसी किसी बुक में आपको ये 5 गोल्स भी दिख जाते हैं। मॉडर्नाइजेशन में टेक्नोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर बात की गई है, तो जेंडर इक्वालिटी एंड ऑल, हर किसी को बराबर चांस मिलना चाहिए। तो ये गोल्स मेन गोल्स हैं जिनके बेसिस पे प्लान्स बनते हैं। देन आफ्टर दैट मेजर 3 सेक्टर्स थे जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाई गई। तो एग्रीकल्चर में हमें जो फीचर्स उस समय मिले, यहाँ आप देख रहे हैं जहां मेरा माउस इस समय मूव कर रहा है। सो लो प्रोडक्टिविटी थी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, ये फीचर्स थी उस समय की एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी फेस कर रही थी 1947 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसके लिए क्या क्या सोचा गया वो आगे मैं आपको बताऊंगी यहाँ। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है जो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए की जाए, and when the excess food is left, that is used for marketing, or excess surplus is sold. Okay, so basically commercialization of agriculture as such नहीं था, मेजरली अपनी सेल्फ नीड के लिए फार्मिंग करते थे और जो एक्सेस बचता था उसे सेल किया जाता था। स्मॉल होल्डिंग्स थी, टेक्नोलॉजी नाम की चीज नहीं थी। सो वल्नरेबल थे अभी भी मॉनसून एंड उन सब चीजों पे। ये हमारे एग्रीकल्चर का बेसिक प्रॉब्लम था। तो इसे सॉर्ट आउट करने के लिए 3 आपके रिफॉर्म्स बनाए गए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसे आप लैंड सीलिंग भी कहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपका एक कंप्लीट पैकेज भी था। सो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज किया गया डायरेक्ट लिंक बनाने के लिए और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स में। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम किया गया सो दैट फार्मर्स को उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा सके और उनको हर तरह की जो मार्केटिंग है और उससे रिलेटेड वेयर हाउसेस एंड ऑल जो आप रूरल डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सो उस केस में डेवलप करवाया गया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग आप सब जानते हैं, एक पूल टाइप बना देना और वहां सब आपस में डील कर सकें, मार्केटिंग में हेल्प मिल सके फार्मर्स को या फिर एक फार्मर को बेनिफिट मिल सके, राइट। देन प्रमोशन की गई H5E सीड्स की जिसका ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सॉलिड प्लेस था। देन लैंड सीलिंग या फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज किया गया जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट था एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम और फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड हुआ कि कितना मैक्सिमम लैंड कोई रख सकता है एंड उसको कंसोलिडेट किया गया। ठीक है, सो कंसोलिडेशन में कितना अवेलेबिलिटी फार्मर्स के लिए रहता था वो सारे पॉइंट्स आप उसमें जब रीड करेंगे तो ये आपको डेफिनेशंस भी इनकी याद होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये कौन से गोल को टारगेट करता था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर जो हम देखेंगे दैट इज टेक्निकल रिफॉर्म और IRDP पैकेज, इसमें कंप्लीट पैकेज था जहां H5E सीड्स के साथ टेक्नोलॉजी पे बात करना, सफिशिएंट फूड ग्रेन्स में सफिशिएंसी या फूड सफिशिएंट इंडिया बनाना, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स, लो इंटरेस्ट रेट लोन्स दिए गए और ये सारा एक कंबाइंड पैकेज के फॉर्म में ये पूरा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए गए जिसका आप प्लस माइनस पढ़ते हैं। दैट मीन्स क्या इसका पॉजिटिव रहा क्या नेगेटिव रहा। देन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेस में हुआ था। फर्स्ट फेज में वीट और राइस सेंट्रिक था, कौन से प्लेस से सेंट्रिक था वो आपने याद रखना है। फिर सेकेंड रेवोल्यूशन हुआ और उसको ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स में ट्राई किया गया, देन रीजन्स भी बढ़ाए गए। सो इसको आप डिटेल पढ़ लेना। देन इंडस्ट्री एंड ट्रेड है और इंडस्ट्री एंड ट्रेड में आप जानते ही हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री बिल्कुल नेग्लिजिबल थी और 7% वर्कफोर्स था बस उसके अंदर, 11%। सो सेक्टोरल इम्पोर्टेंस वर्कफोर्स की लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही कम इंडस्ट्री एंड ट्रेड था। तो सबसे पहला यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया। कार्वे कमेटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी भी बोला जाता है जो 1955 में एस्टैब्लिश हुई थी और यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट था। ठीक है, देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 5 लाख मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती थी, आज की डेट में दिस इज 1 करोड़ एंड लेबर इंटेंसिव होती है सबसे ज्यादा।
फिर ट्रेड पॉलिसीज बनाई गई जिसे आप IPR 1956 कहते हैं, और ये बेसिकली लाइसेंस पे बेस्ड थी। और ट्रेड पॉलिसी में, आई एम सॉरी, यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी। लाइक अर्लियर हम देख रहे थे कि डुअल मोटिव को फुलफिल करने के लिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का क्या टेंडेंसी था। एक्सपोर्ट होता था सारा रॉ मटेरियल, इम्पोर्ट होता था फिनिश गुड्स, और वो भी कहाँ था, ब्रिटेन सेंट्रिक था। ठीक है, तो उसमें पॉलिसीज आप लोगों ने स्टडी की थी, लेकिन यहाँ पर इसको चेंज किया गया, स्पेशली इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को प्रमोट किया गया, जिसे आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। टेरिफ्स और कोटास पॉलिसी थी इसमें। लाइक कोटा होता है जब आप मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देते हैं कि आप इतनी यूनिट ही परचेज कर सकते हैं। एंड देन टैक्सेस, मेजरली इसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाना और सेल्फ रिलायंस मोटिव को फुलफिल करना, राइट, गोल को। IPR 1956 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 1956 में अडॉप्ट किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान। सो ये 5 ईयर प्लान वगैरह आपको जरूर याद होने चाहिए, कौन से 5 ईयर प्लान में किस पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस किया गया था। इंडस्ट्रीज जो हैं वो 3 कैटेगरीज को क्लासिफाई करती हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हमें इंडस्ट्री ओन्ड दिखती है, जो इंडस्ट्रीज ओन बाय स्टेट हैं, राइट। सेकंड कैटेगरी में प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ स्टेट सेक्टर, तो स्टेट के अंडर ही थी, लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर उनके लाइक बेसिस का काम कर सकता था और उनको सपोर्ट कर सकता था। थर्ड कैटेगरी की जो बचती थी इंडस्ट्रीज रिमेनिंग, वहां प्राइवेट सेक्टर पार्ट ले सकता था, लेकिन दैट टू विद रेगुलेशन एंड ऑल, बिकॉज लाइसेंस सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा, जिस वजह से IPR 1956 लाइसेंस राज के नाम से भी फेमस था। तो बहुत डिफिकल्ट एक सिनेरियो था, जहां एक बहुत ही इनक्लोज्ड रीजन था, जिस चक्कर में इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने के बाद भी हमारा IPR 1956 एक बिगेस्ट ब्लॉक कहना चाहिए था एक डेवलपिंग इंडिया के स्टेट में। सो नो इंडस्ट्री अलाउड विदाउट लाइसेंस, और ये लाइसेंस सिर्फ इंडस्ट्री ओपन करने के लिए नहीं होता था। आपने जिस प्रोडक्ट को बनाना है, अगर आपने उसकी फिक्स लिमिट लिख दी है, उसका फिक्स कलर कर दिया, इफ यू वांट टू चेंज दैट कलर, इफ यू वांट टू चेंज नंबर ऑफ ऑर्डर, देन आल्सो यू हैव टू टेक दैट लाइसेंस। सो इट वाज क्वाइट एम्बिगुअस प्रोसेस व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट, एंड देन रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए काम किया गया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सब्सिडी देते रहनी चाहिए या नहीं। तो सब्सिडी के फेवर में जो हैं वो यही बोलते हैं कि एग्जैक्टली इसमें बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, तो उनको सब्सिडी मिलना चाहिए, लेकिन जो क्रिटिक हैं उनका यही कहना है कि सब्सिडी दी जाती है लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर थिंग्स, सो उसका मनी सारा इन कंपनीज को जाता है, तो इट इज नॉट फेवरिंग फार्मर्स, इट इज फेवरिंग दोज इंडस्ट्रीज। ओके, और इसका एक्सेस बर्डन गवर्नमेंट के डेफिसिट पे आता है, और उसका अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना चाहिए। इफ लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन जिन एरियाज में हुआ, तो वहां का फार्मर अगर रिच है तो गो फॉर दोज एरियाज वेयर फार्मर्स आर पुअर एंड नॉट गेटिंग इनफ सब्सिडी, नॉट गेटिंग इनफ help from the government. So it should be not like occupation wise, it should be on the economic conditions. So इस पॉइंट को आप इसमें रीड कर सकते हैं। आई होप ये छोटा सा जो आपको एक माइंड चार्ट है, ये सेकेंड चैप्टर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। 5 ईयर प्लान्स आपको याद होने चाहिए, कब स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट टाइम कब बने थे, प्लानिंग कमीशन तब था या योजना आयोग है, दोनों को ही लीड कौन करता है, दोनों का ही चेयरपर्सन कौन होता है, PM। एंड IPR 1956 से सिर्फ ये नहीं समझना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था यही फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। नो, 1945 में सबसे पहली इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी, आप उसको मेंशन करेंगे। देन डिफरेंट लाइक मिनी रत्नास, नवरत्नास, इन सब के नाम जरूर याद करने हैं आपने। अगेन फिर से कहूंगी, NCERT में जो बॉक्सेस में लिखा गया है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट, उन सब बॉक्सेस को जरूर मेंशन कीजिए। नवरत्नास, मिनी रत्नास, महारत्नास के नाम याद हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो तो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।